मोहम्मद बिन तुगलक कर लिया था ना, फिरोज शाह तुगलक भी कर लिए थे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में लोग बात कर रहे थे, किसने 4 प्रकार के कर लगाए थे, जो कि किसमें आता था, शरीयत में आ रहा था, जजिया, ज़कात, खमस और खराय। ठीक है, उसके बाद इसने एक टैक्स लगाया था जो उसके अलावा था, जो कि नहरों पे लगाया था। उसके अलावा इसने एक और रूल निकाला जिसका नाम है तराकत। ठीक है, तरकात। अब ये तरकात क्या होता है समझिए। फिरोज शाह तुगलक ने एक नियम निकाला जिसका नाम, एक रूल है, एक प्रकार का टैक्स है, और इस टैक्स का एक क्राइटेरिया है, ये कर या ये टैक्स या ये प्रॉपर्टी फिरोज शाह तुगलक के पास तब आएगी जब तरकात होगा। अब तरकात क्या है, जिस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड डलहौजी आएंगे अभी आधुनिक भारत के इतिहास में, और उन्होंने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ही झांसी की जो रानी थी उन्होंने युद्ध किया था। क्यों? क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और जिसके उत्तराधिकारी नहीं होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत, वो जमीन अंग्रेजी सरकार ले लिया करती थी। यही काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था तरकात के नाम पे, यानी कि जिस भी व्यक्ति का कोई लीगल वारिस यानी उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसकी संपत्ति पे अधिकार शासक का होगा, जिसको कहा गया है तरकात। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहली बार तरकात किसने शुरू किया, फिरोज शाह तुगलक। यानी कि व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, राइट, मृत्यु के बाद देखा जाता है कि उसके पास कोई अपना लीगल उत्तराधिकारी नहीं है, कोई संतान नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है, भांजा भतीजा, किसी को अडॉप्ट किया, ये सब मान्य नहीं होगा, उसका लीगल कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तब उसकी संपत्ति कहां चली जाएगी, तब उसकी सारी संपत्ति हो जाएगी शासक की, तब उसकी सारी संपत्ति हो जाएगी शासक की। इसे कहा गया तरकात। इस सर्वप्रथम पहली बार किसने स्टार्ट किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा बस अब कुछ पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक के निर्माणों के कार्य, उसके अलावा आ जाएगा सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में एक भी सवाल नहीं पूछता है, और ना उसको डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। मैं सिर्फ आपको नाम लिखवा दूंगा, सैयद डायनेस्टी की खोज किसने की, उसके बाद कौन आया, लास्ट कौन रहा, खत्म, डेट और नाम कभी कभार ऑर्डर में पूछ लेता है। इसके सिवा कहीं से भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि सैयद वंश को लॉन्ग में खूब डिटेल में पढ़ लो। वैसे भी आप किसी भी परीक्षा को देखिए, किसी भी लेवल के, उस परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक भारत का आता है, उसके बाद आता है आपका एंशिएंट इंडिया यानी कि आपके प्राचीन भारत का, और लास्ट आपका आता है मध्यकालीन। मध्यकालीन में सबसे ज्यादा आता है मुगल से, या फिर शुरू में आता है दिल्ली सल्तनत से। सैयद वंशज बीच में आता है, खिलजी आता है, क्योंकि खिलजी के बारे में मूवी बन गई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी व्यक्ति भी था, उसने कई सारे सुधार, ये हुलिया प्रथा, लैंड रेवेन्यू प्रथा, ये सब किया था, सॉरी, इसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्य देख लेते हैं। तरकात क्लियर है, याद रखिएगा ये तरकात, और लास्ट आखिरी में भी आपका आएगा आधुनिक भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें भी यही काम किया गया था। जब झांसी की रानी और कई राज्य वंशों के पास उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, तो उनके प्रॉपर्टी को छीनना शुरू कर दिया गया था, या अधिकार करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो युद्ध बहुत फेमस है झांसी की रानी, उसके पीछे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही था, जो यहाँ फिर तरकात के नाम से फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद ये निर्माण कार्य, क्या क्या निर्माण कार्य किए थे इन्होंने, इन्होंने नहरों का जाल बिछाया था ना, ठीक है, तो नहरों का निर्माण की शुरुआत किसने, मोहम्मद बिन तुगलक। सिर्फ एक सीधी लाइन बनाई थी, भूलिए मत, से मैं डायग्राम बनाता हूं, सिर्फ सीधी एक लाइन बना दी थी, एक मुख्य नहर बना दिया था, लेकिन उस नहरों को शहर तक या गांव तक पहुंचाने का काम, या कह लो जाल बिछाने का काम, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, अब इसने कहां कहां किया था, पहला इसने किया यमुना नदी पे, ये पूछता है यमुना नदी पे, दूसरा सतलज नदी पे, तीसरा घग्गर नदी पे, घग्गर नदी पे। अब यमुना नदी पे ये मुख्य बहुत सारी नहर बनाई थी, मैं मुख्य 4 बता रहा हूं, ठीक है, नाम मैंने 3 लिखा, ये 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों पे 4 नहरें बनाई थी। पहली यमुना नदी पे उसने 2 नहरें बनाई थी। सतलज नदी पे एक ही नहर, जो कि सतलज कहां बहती है, आप लोगों ने भूगोल पढ़ाया, याद कीजिए, सतलज कहां बहता है, पंजाब, तो इसने नहर कहां बनाई, पंजाब में। सतलज निकलता कहां से है, राजस्थान, तिब्बत, चाइना, ठीक है,
वहां से होते हुए जम्मू कश्मीर पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान जाके मिल जाता है। तो सतलज नदी हमें अगर मतलब है तो ये पंजाब, अब ये तब का पंजाब यानी कि ये भारतीय और पाकिस्तानी मुल्तान पंजाब को मिला के नहर बनाया गया, ठीक है, उस साइड। और ये रही घग्गर नदी। ये घग्गर नदी कहाँ है? घग्गर है नदी। ये गंगा नदी की ही एक सहायक नदी है, छोटी सी, ठीक है। इस पे एक नहर बना था। क्लियर है बात? चलो, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक इंपॉर्टेंट याद रखा कीजिए। तो उसने क्या किया? नहरों का निर्माण कराया। कई नहरों का निर्माण किया, लेकिन मुख्यतः 4 नहरें बनवाई। वो 4 नहरें जो थी, मैंने उससे पहले आपको नदियां याद करा दी। अगर पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा किन नदियों पे नहर का निर्माण करवाया गया था, तो यमुना, सतलज, घग्गर, ठीक है। अब यमुना में उसने 2 बनाई। एक बनाई ये जहां भी इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया था, हिसार, ठीक है। हिसार कहाँ है? हरियाणा में, काफी फेमस है, आप सब जानते हो हिसार कहाँ है, ठीक है। हिसार हरियाणा। इस शहर को बसाने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था। इस शहर को बसाया तो इस शहर तक इसने, जैसे अब जो लोग शहर बसाते हैं या नया अर्बन सिटी बनाते हैं, तो आजकल सबसे पहले सरकार क्या करेगी? वहां तक हाईवेज जोड़ देगी ना, वहां मेट्रो बनवा देगी। तो इसने यमुना नदी से दो नहर निकलवाई। दोनों कहां पहुंचाई? हिसार तक, 2 अलग रास्ते से, ठीक है। पहला मांडल से लेके, यमुना के पास मांडल, और मांडल से लेके हिसार तक नहर पहुंचाई, ठीक है। दूसरा इसने बिहार से हिसार तक पहुंचाई। सतलज नदी से निकलवाई। कहा? सतलज नदी निकलवाई, और उसका मुख्य रिसाव कहां किया? अगर आपकी ये सतलज है, मैं ऊपर की टोपोग्राफी का बनाऊं इंडिया की, ये सतलज मान लो ऐसे है। यहाँ आपका राकस झील तिब्बत है, मानसरोवर झील, यहां से आपका कहीं से आया, ऐसे लगातार 3 झीलें, राकस ताल, मानसरोवर ताल, वहां से निकलती है सतलज नदी, ऐसे होते हुए बहती है, और ये जाके अगर ऐसे देखा जाए तो पाकिस्तान में गिर जाती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ये पानी तो है, इसके बगल यहां सब इसने नहर निकलवाई, नदी से नहर निकलवाते थे पानी आगे, ठीक है। ये हो गया सतलज नदी का। वो कहा गया? पंजाब में। लास्ट आपका आ गया घग्गर नदी। इसको कहा इसने भेजा? घग्गर नदी को फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कहां है? ये भी उत्तर प्रदेश में है, वेस्टर्न साइड, ये मेरठ फिरोजाबाद, ठीक है। आप वहां जाएंगे। इसने क्या किया? ये घग्गर नदी क्या है? आप गंगा नदी देखिए, यहाँ से गंगोत्री, अगर मैं मानूं यहाँ कहीं से उत्तराखंड है, इसे यूपी मानिए, एक रफ्ती खाली यहाँ दी है, यहाँ गंगोत्री है, गंगोत्री से निकलती है गंगा, और गंगा की कई सहायक नदी, एक तो खुद यमुना भी उसकी सहायक नदी है, यमुनोत्री से निकलती है। उसके अलावा छोटी छोटी नदियां, घग्गर, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां। उसमें से एक सहायक नदी थी घग्गर, और उसका पानी इसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साइड, फिरोजाबाद के साइड पहुंचवाया था। फिरोजाबाद क्यों पहुंचवाया उसने? क्योंकि फिरोजाबाद नामक शहर भी किसने बनाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। तो 2 चीजें याद रखिए, यहां से 2 चीजें होगी। पहला निर्माण कार्य, मुख्य निर्माण कार्य उसका किसका था? नहरों का था। नहरों में वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। 4 मुख्य नहरें निकलवाई 3 नदियों में, पहली यमुना, दूसरी सतलज, तीसरी घग्गर। यमुना में उसने 2 नहर बनवाया, दोनों नहरों को लास्ट कहां तक पहुंचाया? हिसार तक। क्यों? क्योंकि हिसार उसने खुद बसाया था। दूसरी बात, घग्गर नदी निकलवाई, कहां पहुंचवाया घग्गर नदी का पानी? फिरोजाबाद तक। क्यों? फिरोजाबाद भी उसने खुद बसाया था। तो यहां से आपके 3-4 पॉइंट क्लियर होंगे, एक नदियां, उसका नहर, और एवं उसके द्वारा बसाए गए 2 मुख्य शहर, ठीक है। उसने 5 मुख्य शहर ही बसाए थे, वो भी मैं लिखाऊंगा, उसमें 2 है हिसार, फिरोजाबाद। क्लियर है बात? ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक सोचा मेरा इतना खर्चा होगा, जब पैसा खर्च करने लगा तो उसके पास पैसे जब कम पड़ने लगे, या पैसे उसके पास हाथ खींचने लगा कि कम पैसे पड़ रहे हैं, तो उसने सोचा लाओ, मैं एक स्टोरी बना रहा हूं, आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो उसने सोचा कि लाओ एक काम करते हैं, हिसाब लगवाते हैं कि मेरी कमाई होती कितनी है। तो तब ऑडिट, ऑनलाइन डाटा तो नहीं चलता था, कोई कमेटी नहीं थी, तो उसने एक व्यक्ति को उठाया। उस व्यक्ति से कहा जाओ यार पूरे प्रांत में मेरे जरा भ्रमण करके आओ और देखो कहां से, किस बाजार से कितना रुपया उठ रहा है, क्या क्या लाइव सीसीटीवी कैमरा है नहीं, ऑडिटिंग है नहीं, रिकॉर्डिंग है नहीं, तो आप जाओ घूम घूम के पूरा लिख लिख के लाओ, बताओ एग्जैक्टली एक साल में मेरी वार्षिक आय कितनी होती है। तो उसने किसको भेजा? उसने भेजा हिसामुद्दीन को। हिसामुद्दीन वह व्यक्ति था जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा उसके सभी प्रांतों में भेजा गया, जिसने 6 वर्ष में पूरे प्रांतों का भ्रमण करके यह गणना लगाई कि उसकी वार्षिक आय कुछ 6 अरब समथिंग थी। आप सबको डाटा नहीं पूछा कितनी अरब थी, आप जाने लो। तो बस हिसामुद्दीन कौन था? तो हिसामुद्दीन एक व्यक्ति था जिसको भेजा गया था वार्षिक आय की गणना करने के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो हिसामुद्दीन वो व्यक्ति है, बस आपको वो व्यक्ति का नाम याद रखना है, हिसामुद्दीन। ये व्यक्ति है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा भेजा जाता है, उसके अभी सभी प्रांतों में जाता है ताकि वो गणना कर सके। किस चीज की गणना करने के लिए उसको भेजा गया है? ताकि वो गणना कर सके वार्षिक आय की।
वार्षिक आय। इसके लिए टोटल कितना टाइम लगा था इसामुद्दीन? 6 वर्ष। ठीक है। उसने और क्या किया? इसके साथ साथ इसने एक लाजवाब काम किया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिक क्षेत्र में भी सुधार किया। ठीक है। इससे पहले सैन्य सुधार कब हुए थे? अगर हम याद करें तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, राइट। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अपने सभी सैनिकों को आर्मी को नगद सैलरी देता था। हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले सैनिकों की जो नगद सैलरी थी, नगद भुगतान था, उसको बैन करवा दिया, बंद करवा दिया। आर्मी को पैसे या सैलरी, फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी मंथली, जो सैलरी वो कैश में देता था। तो अब कैसे देंगे? तो क्या है, अब हम देंगे उन्हें क्या? जागीर प्रथा निकाल दिया, जागीर देने लगे। जागीर मतलब वही लैंड या जमीन, ठीक है, भूमि। तो यानी सैनिक को उसके सैलरी के एवज में उतनी भूमि दे दी जाएगी। कितनी भूमि? मान लो आप एक तबके के सैनिक हो, आपकी मंथली सैलरी 500 आनी चाहिए, तो आपको इतना मैं लैंड दे रहा हूं जिससे मंथली आप उससे 500 रुपए का कुछ उगा सको। बस नहीं, तो आपको उतना एक लैंड दे दिया जा रहा है तब तक जब तक आप सेना में हो। अगर आपका रैंक है कि आप मंथली 500 रुपीज पाते थे, तो मैं आपको चलो 10 बिस्सा, 1 बिस्सा, 1 हेक्टेयर, जितनी भी आप लैंड उस समय की प्रोटेक्शन के हिसाब से होता था, उतना लैंड दे दिया कि आप मंथली अपना सैलरी इससे निकालो, उपज करो, निकालो। ठीक है। इस हिसाब से उसने जागीर या जमीन देने लगी। तो पहला सैन्य सुधार उसने ये किया। क्लियर है बात? उसके बाद क्या किया? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ही क्या हुआ? उसने ये काम कर दिया। तो आप समझो, यहां से सेना क्या होगी? सेना में कमी आएगी या कमजोर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सेना का ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना या अपनी ड्यूटी पे नहीं रहेगी। अब उसका ध्यान रहेगा कि जो मुझे जमीन मिली है, लगा टाइम निकाल के बोले, टाइम निकाल के सींच लो, राइट, वरना फसल होगी कैसे? दूसरी बात इन्होंने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में जो गुलाम थे, या कह लो दास, गुलाम, सेवक, इनकी संख्या बहुत तेज बढ़ती चली गई। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लोग कहते हैं 1,80,000 का आंकड़ा पार कर दिया था। इतने गुलाम थे इसके दरबार में। इतने गुलाम होंगे तो क्या होगा? उन गुलामों का खर्चा बहुत अत्यधिक बढ़ जाएगा। और सिर्फ गुलाम को देखने के लिए इसको एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ गया। ठीक है, क्योंकि 10, 20, 500, 1000 गुलाम नहीं, टोटल 1,80,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं गुलाम। इतने गुलामों के लिए इसको एक अलग अपना डिपार्टमेंट बनाना। उस डिपार्टमेंट का नाम था इसका दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान। और यही 1,80,000 गुलाम जो थे, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद ये लोग अपना दावेदारी राजनीति में डाल दिए थे। ये लोग राजनीति में अपनी दावेदारी दिखाने लगे थे, जिसकी वजह से तुगलक वंश का पतन हो गया। यहिया सरहिंदी द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीखे मुबारक शाही में हमें फिरोज शाह तुगलक के नहरों का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहरों के निर्माण का ज्ञान होता है। बात कर रहे थे तो 2 शहरों की बात की थी जो फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाए थे। नंबर 1 हिसार, दूसरा फिरोजाबाद। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था यूपी में, एक्चुअली दिल्ली में है। हिसार आपका हरियाणा में है। इसके अलावा इन्होंने बसाया है फिरोजपुर, ये यूपी में फिरोजपुर। उसके साथ इन्होंने बसाया है जौनपुर भी आपका यूपी में है। बस ये बनारस से बगल। ठीक है, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और एक शहर इनका फतेहाबाद। ये मुख्य 5 शहर इन्होंने बसवाए थे। ठीक है, हिसार, ये साथ तो जा लग रहा है ना। हिसार हरियाणा में है, फिरोजाबाद दिल्ली में, फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद, ये तीनों यूपी में है। ठीक है, ये 5 शहर इन्होंने बसाए थे। इसमें से 2 शहर तो आपको याद हो जाएंगे, हिसार और फिरोजाबाद, क्योंकि यहां तक इसने नहर भी पहुंचवाई थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने मकबरा ही बनाया, जिसमें सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट मकबरा है खाने जहां तेलंगानी का। इन्होंने फिर मकबरा बनवाया। इनके समय में मकबरा बना।
खानेजान तेलंगानी का ये मकबरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑक्टेगोनल फॉर्म में था, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, अष्टकोणीय। हाँ, अष्टकोणीय 8 एंगल्स होंगे ना, 8 लाइंस होंगे, अष्टकोणीय शेप में था। पहली बार कोई मकबरा बनवाया गया था भारत में सर्वप्रथम जो अष्टकोणीय था। अष्टकोणीय स्वरूप में या फॉर्म में था, ये सर्वप्रथम पहली बार बनाया गया था। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। दूसरा, इन्होंने अपने पुत्र के याद में, इनके सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे जो मर गए थे 1376 में, उनकी याद में इन्होंने एक मकबरा बनवाया जिसका नाम था दरगाह कदम शरीफ। इनके पुत्र का नाम था फतेह खान। फिरोज शाह का सबसे बड़ा पुत्र, सबसे ज्येष्ठ पुत्र फतेह खान, जिसका देहांत हुआ था 1376 एडी में, उसकी याद में इन्होंने मकबरा बनवाया। कदम शरीफ, कौन सा कदम शरीफ था? दरगाह कदम शरीफ, दरगाह कदम शरीफ। ये 2 दरगाह बनवाए हैं, 5 शहर और 4 नहरों का निर्माण किया है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तेलंगाना है, उसके बाद 2 नहरें हैं। ये 2 चीजें कभी मत भूलिएगा, बाकी भूले तो भी काम चलेगा। ये खानेजान तेलंगानी जो अष्टकोणीय है, उसके 3 नदियां और 4 नहरें, ये सबसे महत्वपूर्ण है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और एक है गुलामों का विभाग, क्योंकि ये गुलामों का विभाग जो है बाद में देखेंगे इनके पतन का कारण बन जाता है। 1,80,000 गुलाम अपना एक ग्रुप बना के, उसमें कुछ लोग जो आगे निकल के राजनीति तक आते हैं और फिर तक खबर। उसके बाद इनका आखिरी शासक आता है तुगलक वंश का, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके तुरंत बाद आते हैं नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अब नसीरुद्दीन महमूद तुगलक इतने कमजोर शासक होते हैं और इतने कमजोर अवस्था पे आए होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप ऐसे जानिए, ये बस नाम याद रखने हैं, अभी इनके बारे में कुछ पढ़ने, इनसे लेके सैयद डायनेस्टी, लाल इब्राहिम लोधी जब तक आ नहीं जाएगा, इब्राहिम लोधी नहीं, सॉरी, बैलून लोधी जब तक आके लास्ट हरा देगा सैयद वंश को, तब तक आपको खाली नाम याद करें, 5 नाम याद रखें। पहला नाम नसीरुद्दीन, आपका नसीरुद्दीन, आपका आ गया तुगलक। ये जिस समय पे आया तब तक सेना बहुत ही कमजोर हो गई थी, क्योंकि सेना जमीन पे ध्यान दे रही थी। दूसरा पॉइंट, गुलाम ज्यादा हो गए थे, 1,80,000 गुलाम हो गए थे। वो गुलाम क्या कर रहे थे? राजनीति में अपना पूरा हस्तक्षेप कर रहे थे। तो इतना कमजोर अवस्था पे आया था कि आप देखिए मध्य एशिया से एक शासक आता है, तैमूर का नाम सुना है ना? हाँ, तैमूर आता है। तैमूर का पूरा नाम तैमूर लंग रहता है। लंग उसको उपाधि दी जाती है क्योंकि कहते हैं लोग कि वो लंगड़ा था एक तरह से, ठीक है, तो तैमूर लंग कहा जाता है उसे। अब आप बस जानिए वही तैमूर जो आता है और ये इन पे आक्रमण करता है, और कहा जाता है कि महीने 1.5 महीने तक इनके शासन काल में वो आता था, आक्रमण करके वो लूटा था, महीने 1.5 महीने तक लूट के ले गया था, और ये कुछ उसको रोक नहीं पाए, हरा नहीं पाए, क्योंकि इतनी कमजोर अवस्था में थे। ये आखिरी शासक होते हैं तुगलक वंश के। इनके बाद तुगलक वंश समाप्त जाता है और आ जाता है हमारा सैयद वंश। तुगलक वंश खत्म, 14 से लेकर 1451 तक आता है हमारा सैयद वंश। खाली बस नाम लिख लीजिए सैयद वंश के नाम के सिवा इनसे कोई प्रश्न आने की 1% उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना कोई कार्य की, ना कोई महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, ना इससे कोई इतिहास बदला। बस ये समझिए जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके बाद, आप अगर कहानी समझना समझो, फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी मजबूत या सशक्त शासक नहीं आया, और उस वक्त विदेशों में भी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी विदेश आके यहाँ आक्रमण करें। विदेश में भी हलचल थी, वह आपसी घरेलू मैटर सुलझा रहे थे। इसलिए ये एक वैक्यूम का टाइम है, जिस समय सैयद वंश आ गया था और लगातार 4 शासक आए, वो आए, बैठे, 10-5 साल हट गए, उनका उत्तराधिकारी आया, उनका उत्तराधिकारी आया और खत्म। लास्ट में बहलोल लोधी बाहर से आया जो आक्रमण किया, युद्ध किया, युद्ध में इनको हराया, और तत्पश्चात लोधी वंश का संस्थापक बनता है। और उसके बाद लास्ट में इतिहास बदलता है तब जब बाबर आता है और पहला पानीपत का युद्ध होता है और इनको हराता है इब्राहिम लोधी को लास्ट में। क्लियर है बात? बस इसके 4 नाम आता है, याद रखिए, 1, 2, 3 और 4, और आपका सैयद वंश हो जाएगा। इस खिज्र खान जो है, कहा जाता है ये तैमूर द्वारा ही बैठाया गया था, या तैमूर द्वारा ही सपोर्ट किया। तैमूर वहां से मध्य एशिया से इस प्रकार से शासन करता,
खिज्र खान जो है ये टैक्स या कह लो कर दिया करता था किसको? शाहरुख खान को। कौन है शाहरुख खान? ये शाहरुख है, शाहरुख खान मैंने ऐड कर दिया। शाहरुख जो कि तैमूर का पुत्र था, हाँ तैमूर का पुत्र था शाहरुख, और शाहरुख को कर या टैक्स दिया करते थे खिज्र खान। बस इतना ही बात याद रखना, पूछता नहीं। खिज्र खान ने कोई सुल्तान या अपने आप कोई उपाधि नहीं ली थी, कोई सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, अपने आप को रैयत कहते थे। ठीक है, रैयत ए अल्लाह, बस कि मैं रैयतवार हूँ, मैं इस जमीन का देख रेख करूंगा, मैं सुल्तान नहीं। खिज्र खान टैक्स दिया करते थे तैमूर के पुत्र शाहरुख को। तो आप बस नाम याद रखिएगा, पूछा शाहरुख कौन है तो शाहरुख तैमूर का पुत्र है जिसको ये टैक्स दिया करते थे खिज्र खान। आपका सही वंश खत्म, खाली बस ये नाम याद रखिए, खिज्र खान अलाउद्दीन आलम शाह पे खत्म होता है। 1451 तक ना, 1451 में सैयद अलाउद्दीन आलम शाह ने खत्म कर दिया, राइट। 1451 यहां सैयद वंश खत्म हो जाता है। सैयद वंश का लास्ट रूलर कौन होता है? अलाउद्दीन आलम शाह। 1451 से लेके 1526 तक का ये हमारा आ जाएगा लोधी वंश। ठीक है, इस लोधी वंश में 3 रूलर बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नहीं है तो इंपॉर्टेंट सिर्फ एक, सिकंदर लोधी, पढ़ने के हिसाब से, पर नाम 3 याद रखने। पहला बहलोल लोधी जो इसका संस्थापक रहता है। ठीक है, सबसे पहले 1451 में आता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ये क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बहलोल लोधी बस इतना इंपॉर्टेंट है कि बहलोल लोधी वंश का 1451 में संस्थापना करता है, ये बन जाता है संस्थापक। बस लोधी वंश की शुरुआत बहलोल लोधी से होती है, हो जाता है संस्थापक। बस इतनी सी बात है। उसके बाद हमारे आएंगे सिकंदर लोधी, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिकंदर लोधी ने सिक्का चलाया था अपने नाम का सिकंदरी। ठीक है, सिक्का चलाया था। सिकंदर लोधी जिसने आगरा शहर बसाया था। सिकंदर लोधी है जो दोबारा मध्यकालीन इतिहास में अपनी राजधानी बदल रहा है। एक बार क्या हुआ था, दिल्ली से कहां लोग गए थे? देवगिरी, दौलताबाद। ठीक है, अब कहां जाएंगे? दिल्ली से आगरा, क्योंकि इब्राहिम लोधी ने खुद, सिकंदर लोधी ने खुद आगरा शहर बसाया था। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया और तत्पश्चात आगरा में अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली से आगरा पहली बार हो गया था, राजधानी बनाया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वह व्यक्ति है जो 2 बार आक्रमण करेगा राणा सांगा पे और दोनों बार हार जाएगा। उसके बाद पंजाब से उसके एक इक्तेदार, इक्तेदार, तो पंजाब के उसके 2 इक्तेदार रहते हैं जो कहीं ना कहीं उससे बगावत करके या उससे फूट जाते हैं और जाके बुला लेते हैं बाबर को कि आप आइए दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कीजिए और हमें भी थोड़ी आजादी और फ्री हैंड मिले। बस इतनी सी इतिहास है लास्ट लोधी वंश का, जिसको हम डिटेल में आज थोड़ा पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए, इनके नाम भी याद है तो काफी है। आपको हमेशा याद रहेगा सिकंदर लोधी ने आगरा बनाया और आगरा में अपना कैपिटल ट्रांसफर किया, राजधानी ट्रांसफर की, बस इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 युद्ध इंपॉर्टेंट है। दोनों युद्ध राणा सांगा और किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोधी। दोनों डेट लगातार है 1517 1518। जैसे तराइन का युद्ध था 1191 प्रथम तराइन युद्ध, 1192 द्वितीय तराइन युद्ध, वैसे ये भी है 1517 1518। दोनों युद्ध राजस्थान की भूमि पे किया जाता है और किया जाता है राणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी के मध्य। क्लियर है? चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाइए आप 1451 से 1526। यह हो गया हमारा लोधी वंश की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले कौन आएंगे? बहलोल लोधी। अलाउद्दीन आलम शाह की पकड़ जैसे छूटने लगी तब बहलोल लोधी आता है और इनको राजधानी एक्चुअली होते हैं अफगानिस्तान के। ठीक है, आता है और अलाउद्दीन आलम शाह को हरा के और लोधी वंश की संस्थापना करता है और ये बन जाता है संस्थापक। ये रहता है आपका 1451 से 1489। और क्या काम करता है? इसने अपने नाम से एक सिक्का चलाया था, इसने भी बहलोल नामक, इसने अपने नाम से सिक्का चला दिया, बहलोले या बहलोल। ठीक है, बहलोल नामक सिक्का प्रचलित किया, बहलोल नामक सिक्का प्रचलित किया, दैट मींस चलाया। इसके अलावा इसने कोई खास काम किया नहीं था, इसको हमें याद रखने की जरूरत है। बस इतना है बहलोल लोधी।
ठीक, इसके बाद तुरंत आ जाएगा 1489 में कौन? सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के बाद गद्दी पे आता है आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी पहला काम क्या करता है? ये आगरा शहर बसाता है, आगरा नामक शहर, आगरा ताजमहल वाला आगरा, ठीक है, ये आगरा नामक शहर बनाता है। रहता कब तक है ये? जहां ये 1517 खत्म करता है वहीं आते हैं इब्राहिम लोदी। 1517 में आते ही सबसे पहले राणा सांगा जाते हैं, कहां? ये मेवाड़ राजस्थान, राणा सांगा जाता है, ठीक है। 1517 यहां तक रहता है, आगरा शहर बसाता है। कब बनाता है आगरा शहर? 1540 ईस्वी में आगरा शहर बनाया। तो ये क्या करता है? आगरा में ये अपनी राजधानी बना लेता है, राजधानी स्थानांतरण। ये इतिहास में दूसरी बार अपना कोई राजधानी बदल रहा है। पहली बार किसने बदली थी? पहली बार दिल्ली से देवगिरी किया गया था, देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया था। दूसरी बार हो रहा है कि दिल्ली से फिर राजधानी हटाई जा रही है। कहां ले जा रहे हैं? आगरा ले जा रहे हैं। राजधानी स्थानांतरण कहां कर रहे हैं? दिल्ली से आगरा गया। कौन? सिकंदर। सिकंदर लोदी। उसके बाद क्या किया इन्होंने? दो और निर्माण कार्य किए थे। दोनों निर्माण कार्य इनके वजीर द्वारा किया गया था, जिसका नाम था मियां युवा, ठीक है। इनका एक वजीर था, सिकंदर लोदी का ही एक वजीर था जिसका नाम था मियां युवा। तो कार्यकाल तो सिकंदर लोदी का है, पर ये दोनों काम करवाए गए थे मियां युवा। मियां युवा कौन है? आप जानिए, मियां युवा वजीर है। जो आप चेस में वजीर खेलते हैं वही वाला वजीर, ठीक है। इनका मिनिस्टर, इनका वजीर है, जिसने क्या किया था? पहला काम मोट की मस्जिद, एक मस्जिद बनवाई थी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था? एक किताब थी जो आयुर्वेद में पूर्णता लिखी गई थी। वो किताब एक्चुअली संस्कृत भाषा में थी। उस संस्कृत भाषा की आयुर्वेदिक पुस्तक या आयुर्वेदिक ग्रंथ को मियां युवा ने फारसी में कन्वर्ट किया था। ये दो काम किए, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने रखा था फरगह-ए-सिकदरी। फरगह-ए-सिकदरी नाम रखा था उस किताब का, जिस किताब एक्चुअली वो किताब संस्कृत भाषा में थी। पुस्तक किस भाषा में? किताब संस्कृत भाषा में थी और किताब थी आयुर्वेद पे। तो आयुर्वेद ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में थी उसका इन्होंने फारसी अनुवाद करवाया था। दूसरा मोट की मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में, ठीक है। तो ये समय काल तो सिकंदर लोदी का रहेगा। पूछा गया किसने मोट की मस्जिद बनवाई, तो सिकंदर लोदी। अगर स्पेशली ऑप्शन दिया कि किसने करवाई, तो मियां युवा ने करवाया था। बनवाया मियां युवा था, लेकिन मियां युवा किसका वजीर था? सिकंदर लोदी का। इसलिए माना था कि सिकंदर लोदी के शासन काल में ये निर्माण कार्य हुआ, ठीक है। पहला काम क्या किया इसने? मोट की मस्जिद दिल्ली में, ये दिल्ली। दूसरी क्या किया इसने? संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ को ट्रांसलेट करवाया। किस भाषा में? फारसी भाषा में। मियां युवा ने एक संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी भाषा में चेंज किया या फारसी भाषा में अनुवाद किया। उसका संस्कृत से उसको फारसी कर दिया। उसका नाम रखा फरहद-ए-सिकदरी। फरहद-ए-सिकदरी, ये इस किताब का नाम रखा इसने कन्वर्ट करके। बस इतना काम किया सिकंदर लोदी ने। लिखवा दो, छोड़िए, ठीक है। ये इतना काम किया सिकंदर लोदी ने। उसके बाद सिकंदर लोदी ने एक काम किया भूमि के हिसाब से, सिकंदरी गज बनाया। जो हम लोग नापते हैं क्या गज जमीन है, ये पहली बार गज का नाम निकाला था सिकंदर ने। अपनी भूमि के जितनी भी भूमि है उस भूमि को मापने का काम करवाएगा। एक नया स्केल निकलवाया, इंच, किलोमीटर, मीटर, जिससे पहले आया था गज, ठीक है। वो गज निकलवाया, सिकंदरी गज कहते थे उसे, सिकंदरी गज। ये काम किया और स्वयं का मकबरा बनाया था। ये स्वयं का मकबरा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? स्वयं का मतलब खुद का। सिकंदर लोदी ने जीते जी अपना ही मकबरा बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था। आप जाइए, सिकंदर लोदी का मकबरा है। इसमें महत्वपूर्ण क्या था? ये ऐसा मकबरा था जिसमें डबल गुम्बद या दोहरा गुम्बद यूज हुआ था, ठीक है। गुम्बद क्या होता है आप जानिए, ये ऊपर जो गोल सा होता है इसे गुम्बद कहते हैं, ठीक है।
ये सेमी सर्कल जो होगा ऐसे ऊपर सा, इसे गुंबद कहते हैं। उसने डबल गुंबद बनवाया था। ऐसा मकबरा पहली बार बना था भारत में जिसमें डबल या दोहरा गुंबद प्रयोग हुआ हो, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। स्वयं का मकबरा बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था और इसमें दोहरा गुंबद था। साथ ही साथ उस मकबरे के चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था, वरना मकबरा खुला रहता है। पहली बार वहां के डबल गुंबद या दोहरा गुंबद प्रयोग किया और गुंबद के चारों तरफ दीवार से घिरवाया था, इसीलिए ये फेमस है। बस इसमें दो इंपॉर्टेंट बात ये है, स्वयं का मकबरा बनाया जिसमें दोहरा गुंबद प्रयोग किया, दोहरा गुंबद का प्रयोग किया। और क्या किया, इसको चारों तरफ से दीवार से घिरा दिया, चारों तरफ से दीवार थी, चारों तरफ से दीवार थी। बस इसीलिए स्वयं का मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा इसलिए इतना फेमस है। और ये है कहां, दिल्ली में ही। सिकंदर लोदी के बारे में इतना जानना बहुत है। 1517 से लेके 1526 तक लोदी वंश के लास्ट रूलर रहेंगे कौन, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ये इब्राहिम लोदी कहां पे बैठा है, दिल्ली में। सिकंदर लोदी आगरा गया, ये दिल्ली ही रहा, ठीक है। वापस जब ये आया तो अपनी राजधानी से दिल्ली में ही बनाई फिर से। यहां मेवाड़ में कौन है, इस समय मेवाड़ के शासक है राणा सांगा। राणा सांगा के पुत्र है भोजराज। यहां काबुल में कौन है, फरगना या काबुल, बाबर। ये डायग्राम जब भी देखो समझ लो हिस्ट्री फिर चेंज हो रही है, ठीक है। अब आप देखो इब्राहिम लोदी दिल्ली में बैठा हुआ है, 1517 में वो अपनी गद्दी पे आता है और उसी समय मेवाड़ में कौन है, राणा सांगा मेवाड़ में है। उनके पुत्र का नाम है भोजराज, ठीक है। और कई बार पूछता है भोजराज की पत्नी का नाम मीराबाई, मीराबाई। बस ये पूछता है इसलिए लिखवा दिया आपने। बस इंपॉर्टेंट वैसे इब्राहिम लोदी और राणा सांगा है। तो दिल्ली में बैठे हैं इब्राहिम लोदी, मेवाड़ में बैठे हैं राणा सांगा। इब्राहिम लोदी सोचते हैं मेवाड़ पे फिर से कब्जा जमाया जाए, या हम मेवाड़ की तरफ बढ़ते हैं, अपना व्यापारिक और राजनीतिक प्रश्न बढ़ाने के लिए, अपना दायरा बढ़ाने की टेरिटरी। इब्राहिम लोदी मेवाड़ की तरफ चलते हैं, युद्ध करते हैं। कहां युद्ध होता है इनका, राजस्थान में। आपसे नाम पूछ सकता है उस जगह का, नाम है खतौली। तो होता क्या है, इब्राहिम लोदी अपनी सेना लेके खतौली पहुंचते हैं राजस्थान में, मेवाड़ के पास। यहां से राणा सांगा भी अपनी सेना लेके पहुंचते हैं, आसानी से राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। तो पहला जो युद्ध होता है खतौली में, प्रथम युद्ध होता है इनके बीच में, राजस्थान में प्रथम युद्ध होता है खतौली युद्ध, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। जिसमें जीतता कौन है, राणा सांगा। राणा सांगा की विजय होती है। ठीक है, प्रथम युद्ध होता है, राणा सांगा की विजय हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, हार के वापस चला जाता है। लेकिन हारने के बाद भी इसको लगता है कि अगर मैं दोबारा से वापस गया तो शायद फिर से वही 1112 वाला काम हो, तो सेकंड ट्रायल युद्ध मैं जीत जाऊं। एक साल की पूरी तैयारी करने के बाद 1518 में ये फिर वापस आता है राजस्थान में ही। इस बार आता है कौन सी जगह होती है, राजस्थान की बाड़ी। पिछली बार खतौली मिला था, इस बार खतौली में ये अनलकी है, लाभा दाएं बाएं लड़ लेते हैं, जगह इसको पसंद नहीं है खतौली। तो राजस्थान में भी जाता है, मेवाड़ राजस्थान में, वो राजस्थान ही जाना है, तो खतौली ना जाके इस बार जाते हैं ये बाड़ी। ठीक है, फिर वही सेम सिनेरियो। दिल्ली में अभी भी कौन है, दिल्ली में इब्राहिम लोदी है, काबुल में बाबर बैठा है। बाबर इसलिए मैं दिखा रहा हूं काबुल में, क्योंकि अभी ये बाबर थोड़े टाइम के बाद आ जाएगा फिगर में। यही बाबर आएगा जो मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब इसको काबुल में रहने दीजिए आप। तो क्या होता है फिर 1518 में, 1517 में हार गए, 1517 एडी में अगर हम ब्रीफ करें तो 1517 एडी में खतौली राजस्थान में ये हार जाते हैं। ठीक है, ये हार जाता है। उसका क्या होता है, ये सोचता है एक ट्राई और मारने क्या जाता है। 1518 में हारने के बाद इनकी सेना में थोड़ी सी खुजली मच जाती है, हारे कैसे जीतेंगे। ये ट्राई और मारने आते हैं। पूरा एक साल की तैयारी के बाद जो इनको लगता है कि मेरी त्रुटियां यहाँ रही थी, उस त्रुटियों को
कंप्लीट कर हटा देने के बाद ये फिर से 1518 एडी में दोबारा आते हैं, और आते कहां एक बार बाड़ी। ये बाड़ी भी राजस्थान में है, राजस्थान में। दोबारा क्या होता है, दोबारा युद्ध होता है किसके किसके बीच में, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में फिर युद्ध होता है। एक बार हुआ था 1517 एडी में खतौली में, हार जाता है। दोबारा आता है 1518 एडी में बाड़ी में राजस्थान में, फिर हार जाता है इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी आपका फिर हार जाता है। सर्वप्रथम इतिहास में ऐसा हो रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कोई शासक लड़ता लड़ता भूमि में ही हारने के बाद मर भी गया, वरना कोई भाग रहा था वापस। पहली बार हुआ इब्राहिम लोदी 1518 एडी में ये लड़ेगा भी और ये हार भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद लड़ा, उसके बाद हार गया, और दोबारा 1192 एडी में देखो तराइन युद्ध में वो जीत गए थे। तो हर बार दोबारा अटैक करने पे ये जीत जाते थे, पर इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि दोबारा भी ये हार ही गया। तो 1517 एडी में खतौली में हारता है राजस्थान, 1518 एडी में बाड़ी राजस्थान में आ जाता है। ठीक, दो युद्ध हारने के बाद आप नॉर्मली कहानी को सोचिए, दो युद्ध हारने के बाद इस पे खर्चा काफी आ जाता है। ठीक है, इसका बजट जो है वो डाउन जाने लगता है, पैसे कमी पड़ जाते हैं, दो युद्ध हारा रहता है, पैसे खत्म होते रहते हैं। तो इसने अपने पैसे को बढ़ाने के लिए क्या करता है, जिसको भी अपनी बर्बादी करनी होती है वो कहां पहुंचता है, तवर हिंद, पंजाब ना, ये भी पंजाब जाता है। ये जाता नहीं है पंजाब, बस ये पंजाब को डिस्टर्ब कर देता है। पंजाब में इसका एक इक्तेदार रहता है, आलम खान। ठीक है, आलम खान और दौलत खान दो रहते हैं, दौलत खान और आलम खान। ये पंजाब के इक्तेदार रहते हैं। इक्ता सिस्टम किसने चलाया था, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने। तो आज भी इक्तेदार है। इक्तेदार का मतलब क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ ये वहां के रेवेन्यू या राजस्व को, भू राजस्व को इकट्ठा करके शासक तक पहुंचाने का इनका कार्य है। तो शासक तक कैसे होता था कि आप भू राजस्व इकट्ठा करने में आपका जो भी व्यय या खर्चा आ रहा है उतना निकाल के बचा हुआ 50%, 40% जो भी शेयर आ रहा है वो आप शासक तक भेज दीजिए। दो युद्ध हारने के बाद इब्राहिम लोदी के पास पैसे या इसके खजाने में जो कोष था, इसके राजस्व कोष था, वो घटने लगा था, गिरने लगा था। तो इसने दबाव दिया पंजाब पे। पंजाब पे क्यों दबाव दिया, ये पंचनद है, 5 नदियों द्वारा सींची गई भूमि है, यहाँ का भू राजस्व ज्यादा होता है। जहां से गंगा जमुना में दोआब में 50% आप टैक्स ले रहे थे, तो यहाँ से टैक्स तो और बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ 5 नदियां आती थी, सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी। ठीक है, सिंधु नदी की 5 नदियां पंजाब क्षेत्र से बह रही थी। ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि थी। इसने क्या किया, इसने कहा अब 50-50 नहीं, इससे पहले 50-50% स्टेट होता कि 50% इक्तेदार के, 50% शासक के पास भेज दे। इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं काम चलेगा, आप 80-20 कर दो, यानी कि दौलत खां और आलम खां के पास अब 20% रहेगा भू राजस्व का हिस्सा, उसी 20% अपना खर्चा चलाए, और 80% किसके पास भेज दे, 80% भेज दे इब्राहिम लोदी शासक के पास। तो कुछ दिन तो पंजाब से दौलत खां और आलम खां ने भेजा, लेकिन उसके बाद खराब हो गई ना इनकी लाइफ, लग्जरी लाइफ, जहां खा पी एंजॉय ले रहे थे, घूम टहल रहे थे, वहां इनके पैसे पड़ने लगे कम। जब इनके पैसे कम पड़ने लगे तो दौलत खां ने कहा किया क्या जाए, आलम ने खाने का टेंशन ना लो, एक काम करते हैं, इसको बुला लेते हैं, इसको बुलाते हैं और कहते हैं इसको मारो, बदमाशी कर रहा है, हमारे पैसे छीन रहा है। ठीक है, ये सब करना। तो ये बाबर खां को बुला लेते हैं। दौलत खां और आलम खां जो पंजाब के इक्तेदार थे, उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया या निमंत्रण दिया कि आप आए दिल्ली पे आक्रमण करें, हम आपका साथ देंगे, आप दिल्ली में आक्रमण करें। उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी, दिल्ली में कोई खास नहीं, इब्राहिम लोदी से डर रहे हो आप, 2 बार राणा सांगा ने से हरा दिया है, टेंशन ना लीजिए, बाकी तो हम हैं ही। इस प्रकार से दौलत खां और आलम खां ने बाबर को आमंत्रित किया कि बाबर आए और इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करें। ठीक है, जो कि कब होता है, 1526 ईस्वी। ये था हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। ठीक है, ये फर्स्ट बैटल है पानीपत का, जब बाबर आता है इब्राहिम लोदी को पानीपत पे हरा देता है, और तत्पश्चात यहां से मुगल वंशी या बाबर अपना साम्राज्य बढ़ाता है। ठीक है, आया किसके बुलाने था, दौलत खां और आलम खां। बाबर के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बस इतना जानिए कि काबुल में ये बैठा हुआ था, ये नहीं आता अगर इसको दौलत खां और आलम खां जाके निमंत्रण नहीं देते। ठीक, दौलत खां और आलम खां ने निमंत्रण क्यों दिया, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने पंजाब क्षेत्र का रेवेन्यू या भू राजस्व का जो इक्ता का सिस्टम था, जो इक्ता का परसेंटेज था, वो बढ़ा दिया। अब तक 50-50% था कि 50% इक्तेदार रखेगा, 50% शासक के पास भेज देगा। उसने इसको 80 से 20% कर दिया कि 80% आप शासक के पास भेजो, 20 सिर्फ अपने पास रखो।
20% में 2 लोग थे, 2 लोगों की जिंदगी मजे से नहीं कट रही थी। इस बात से चिढ़ के इन दोनों ने बाबर को बुला लिया, ठीक। और यहीं पे आपका लोधी वंश खत्म हो जाता है। 1526 में पहला पानीपत का युद्ध होता है, 1526 में लोधी वंश खत्म। क्लियर है? लिखिए। थैंक यू सो मच।